गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम द्वितीय सेमेस्टर के रैखिक समीकरण अध्याय के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, पहले उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे अध्याय का नाम है रैखिक समीकरण और एक चर वाले। इसके अंतर्गत हम जानकारी करेंगे समीकरण क्या होते हैं, उसके कुछ उदाहरण भी समझेंगे और समीकरण के अलग अलग प्रकार जो हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। समीकरण, रैखिक समीकरण जो होते हैं उस कंसेप्ट को समझेंगे और साथ के साथ ये भी जानेंगे इन समीकरणों से संबंधित विभिन्न प्रश्न जो हैं वो किस प्रकार से परीक्षा में हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा समीकरण। समीकरण के अंतर्गत हम अगर इसको समझना चाहें तो ये ऐसी राशियाँ जो चर राशि, अचर राशि, गुणांक और बराबर के चिन्ह के साथ बनाई जाती हैं समीकरण कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम समझना चाहें तो समीकरण के जो उदाहरण मैंने आपको नीचे लिखा रखे हैं इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये समीकरण के उदाहरण हैं। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे ये 2 लिखा हुआ है, x, 4 और 10। ये जो 10 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है ये अचर राशियाँ हैं। x जो लिखा हुआ है ये चर राशि है। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो आपका गुणांक होगा। इसे हम अलग से समझ लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले चर राशियों की। तो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द, हिंदी वर्णमाला के शब्द जिनका प्रयोग हम समीकरणों में करते हैं वे सभी चर राशियाँ कहलाती हैं। बात करते हैं अचर राशि की। तो वे राशियाँ जो कि किसी भी चर राशि के मल्टीप्लाई अर्थात गुणा में नहीं लिखी होती हैं अचर राशि कहलाती हैं। अब बात करते हैं गुणांक की। तो गुणांक में जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ आपको सामने 2x लिख के दिखाया है। तो 2x में यदि आपसे पूछा जाए x का गुणांक क्या है तो x का गुणांक कितना है, 2 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट समीकरण के विभिन्न प्रकार। तो समीकरण के अगर प्रकार की बात करें तो समीकरण की जानकारी जो हमें मिलती है वो 2 आधार पे हम समीकरण के नाम रखते हैं। वो दोनों आधार हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला आधार है हमारा समीकरण की घात और दूसरा आधार है हमारा समीकरण में चरों की संख्या। इन दोनों ही चीज़ों को जब आप आपस में मिलाएंगे तब आपको पता चलेगा समीकरण का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम समझते हैं समीकरण की घात कैसे पता करते हैं। तो कोई भी जो समीकरण आपके सामने लिखा मिलेगा आप उस समीकरण में सबसे बड़ी घात देखेंगे। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर सामने आपको एक एग्जाम्पल दिया जैसे 2x - 4 = 10। तो इसमें x की घात अगर आप देख रहे होंगे तो x की घात 1 है, इसलिए इसे रैखिक समीकरण कहेंगे। और दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है इसमें x² - x = 8। इसमें x 2 जगह लिखा हुआ है लेकिन जो बड़ी घात है वो x की घात 2 है, इसीलिए इसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। ऐसे ही यदि किसी समीकरण की घात 3 होती है अधिकतम घात तो उसे हम त्रिघात समीकरण, और यदि किसी समीकरण की सबसे बड़ी घात 4 होती है तो उसे चतुर्थघात समीकरण कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं समीकरण में चरों की संख्या की। तो समीकरण में चरों की जो संख्या है उसके आधार पर हम नाम देते हैं समीकरण को साथ में। तो इसमें समीकरण में चरों की संख्या जो ज्ञात की जाती है वो प्लस माइनस के चिन्हों के द्वारा पता की जाती है, यानी प्लस माइनस के चिन्ह से संख्या में पदों की संख्या ज्ञात होती है और उसी से हमें चर पता चलते हैं। और साथ के साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि एक्स वाई जो है यहाँ पर किस प्रकार से दी गई हैं। तो जैसे पहला वाला आपको एग्जाम्पल दिया गया है इस उदाहरण में 2x - 4 = 10 में केवल एक चर है x। तो ये आपका हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है इसमें लिखा है 2x - 4y। इसमें x भी आ रहा है, इसमें y भी आ रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर x भी आ रहा है और ये y भी आ रहा है। तो ये इसमें 2 चर हो गई, एक x हो गया एक y हो गया, तो इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। पहले वाले में क्या था, केवल एक जगह चर यूज हो रहा था, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, रैखिक समीकरण। अब बात आती है जो आपका अध्याय है वो है रैखिक समीकरण एक चर वाले। तो अगर इसे समझना चाहें तो ऐसे समीकरण जिनमें अधिकतम घात क्या हो, 1 हो और चरों की संख्या भी 1 हो, तो ऐसे समीकरण क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण एक चर वाला आपका कहलाएगा। उदाहरण जैसे अभी आप पीछे देखते आ रहे हैं उसी तरीके का 2x - 4 = 10 एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये। अब बात आती है रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि। तो रैखिक समीकरणों को हल करने की सामान्य विधियां आप जानते हैं। पक्षांतरण से आप सॉल्व कर सकते हैं,
दूसरा आप त्रुटि विधि से भी आप हल कर सकते हैं। त्रुटि और प्रश्न विधि होती है जिसमें आप क्या है बार बार ट्राई करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं उसे, तो उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। त्रुटि एवं प्रश्न विधि से इस प्रश्न को हल किया गया है। इस प्रश्न में आपको दे रखा है उदाहरण x+3 = 7। इस समीकरण में हमें x का मान पता करना है। सामान्य तौर पर आप जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या करते हैं x+3 = 7। इसमें हम क्या करते हैं कि 7, ये जो लिख गया 7, इसमें 3 को हम दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर आप आगे समझें इसको प्रश्न को, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी, x = 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, x की जो वैल्यू निकल के आएगी साइड ट्रांसफ़र के बाद x = 7 - 3। ओके, और 7 - 3 क्या हो जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ट्रायल और एरर मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें दोनों साइडों में कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए हम जिस साइड में हमारे पास x लिखा होता है, x मतलब चर राशि, उस चर राशि में हम 0 से लगातार बढ़ते हुए मानों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम अपने दाएं पक्ष के बराबर की ओर आने लगें। यदि ऐसा करने पर मान बराबर नहीं आता है तो हम 0 से नीचे के मान भी प्रयोग कर सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम आगे अगर समझना चाहें तो इसके और भी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इसको आप क्लियर कर लें थोड़ा सा ट्रायल और एरर मेथड को, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर 0 लिख के ट्राई किया, तो आपका 0 3 ऐड करने के बाद 3 रहेगा। आपका जो राइट हैंड साइड है उसमें 7 लिखा हुआ है, तो आपस में इक्वल नहीं है अभी, तो आपको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। तो 1 ऐड किया आपने तो 4 हो गया, अब भी इक्वल नहीं था। 2 लिखने पर ये 5 हुआ, अब भी इक्वल नहीं है 7 के। 3 लिखने पर ये 6 हो गया है, अभी भी 7 के इक्वल नहीं है। और 4 लिखने पर ये 7 हो गया है, इट इज़ इक्वल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज़ 4। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर x का मान 4 आ गया। ये एक जो डायग्राम इसमें अटैच किया गया है, इसकी मदद से आप इस ट्रायल और एरर मेथड को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें अगर आप पहले चित्र को देख रहे हैं, पहली वाली साइड पे ये जो चित्र बने हुए हैं, अगर इसमें हम देखें तो x+3 = 3, ये दोनों जो पलड़े बने हुए हैं तराजू के, ये दोनों हमें समान करके दिखानी है। तो ये दोनों समान कब हो सकते हैं, किस स्थिति में हो सकते हैं, तो वो हमें समझना है। तो अगर हम इस स्थिति को समझना चाहें तो अगर यहाँ पर यदि वैल्यू जो है हमारी x की 0 होगी, तब ये आपस में एक दूसरे के समान हो सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं। आप अन्य प्रश्नों को भी इसी प्रकार से हल करके समझ सकते हैं। हमें दोनों पड़लों को आपस में समान दिखाना है, जब हमारा ट्रायल और एरर मेथड जो है कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट बात आती है रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो इस एक्सरसाइज में मैंने साथ में वीडियो में इंक्लूड किए। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आप सभी अपनी बुक से नोट्स जो भी आपको मैंने PDF वगैरह भेजी हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी उपलब्ध हुई हैं, उनसे आप सॉल्व करें और आपके पास जो भी पुराना मटेरियल हो उससे आप हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, x+8 = 19। इस प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना है, x+8 = 19, ये ट्रायल और एरर मेथड नहीं है। इसमें आप क्या करें, पक्षांतर विधि से भी हल कर सकते हैं चाहें तो इसको, और चाहें आप एक बात ध्यान रखें कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसके साथ में जो भी लिखा है वो सभी आपका नल एंड वॉइड 0 हो जाना चाहिए। तो 8 में ऐसा क्या हम प्रोसेस लगाएं या क्या ऑपरेशन लगाएं जिससे कि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पर 8 में से यदि आप 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, यहाँ पर 8 इस साइड से सब्ट्रैक्ट कर लिया 8 में से, और दूसरी साइड भी 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दोनों साइड में हमने चूंकि एक जैसा वर्क किया है, मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव है कि यदि हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें दोनों साइडों पर लगाना होता है। तो यहाँ पर दोनों साइड पर एक ही सेम ऑपरेशन लगाया गया है, -8 और
-8। ओके, इससे क्या हुआ कि हमारा 8 में से 8 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो तो हो गया 0, तो इधर साइड तो आपका राइट हैंड तो जो रह गया, लेफ्ट हैंड साइड रहेगी वो रहेगी x, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर जब आप आते हैं तो इधर साइड 19 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो आपका क्या बचा 11। तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया है, x की वैल्यू 11 आ गई है, और ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेम इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन दे रखा है x - 5 = 10। पक्षांतर से अगर हम हल करते हैं तो x माइनस का जो 5 है वो इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 15। यहाँ पर ये एरर है इसमें थोड़ा सा, x की वैल्यू 5 नहीं आएगी, यहाँ आएगी 15। कितनी आएगी 15, ठीक है। तो यहाँ से आप, और बाकी अगर जैसे अभी साइड जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था उस तरीके से ट्राई करना है, तो आपको इसे नल करना है, ज़ीरो करना है। तो -5 में ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं कि ये ज़ीरो हो जाए, तो +5 करना पड़ेगा हमें। तो हमने इधर भी +5 कर दिया, इधर भी +5 कर दिया, दोनों साइड में जो भी वर्क करेंगे आप वो दोनों साइड पर करेंगे। तो ऐसा करने के बाद हुआ क्या है इसमें कि ये आपका 15 हो गया, और इधर आपका हो गया x + 0, तो x ये आ गया और ये आ गया 15। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो ध्यान रखिएगा सभी लोग, गलत लिखा हुआ है, ये आंसर है 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में x/6 = 5, यहाँ पर x का आपको वैल्यू पता करना है। अगर साइड ट्रांसफ़र के रूल से करेंगे हम तो ये x इधर डिवाइड में लिखा हुआ है, जो कि दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जिससे कि x की वैल्यू हमारी 30 आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट जो साइड ट्रांसफ़र का रूल होता है उससे। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो मेथड हम लगातार यूज़ करते आ रहे हैं उसी मेथड से अगर बात करें हम, तो एक्सियोम्स बोलते हैं इनको। अगर इस मेथड से हम समझेंगे तो हमें ये x लिखा हुआ है डिवाइड में, किस में लिखा हुआ है, डिवाइड में। तो अब इसके साथ ऐसा रिवर्स ऑपरेशन क्या लगाया जाए कि यहाँ पर ये नल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई। 6 का मल्टीप्लाई करने से 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा, केवल जैसे मैंने कहा केवल वो टर्म हमें छोड़ना है इधर जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रह जाएगा हमारा x। और इधर साइड जब 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, 5 × 6 = 30, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, 4x = 24। यहाँ भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने बताया आपको इसमें केवल x को छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो अगर आपको यहाँ से 4 हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, साथ के साथ मैं बताता जा रहा हूँ बार बार कि जो भी ऑपरेशन करेंगे वो तो हम दोनों साइडों पर करेंगे। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 का डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड में भी 4 का डिवाइड कर दिया। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये 4 का डिवाइड मैंने इस साइड किया, इससे क्या हुआ 4 × 1 = 4, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा, केवल x बचा। और इधर 4 से आपने डिवाइड किया इसमें, तो 4 × 6 = 24, और ये आपका आंसर आ गया 6। तो ये जो आंसर आपका 6 आ गया, इससे आप क्या हो गया, आपका रैखिक समीकरण हल हो गया। ये सभी जो भी समीकरण उदाहरण में मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ये सभी रैखिक समीकरण हैं, और खासियत के एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं जो कि आपके कोर्स में शामिल है। नेक्स्ट जो वीडियो हम बात करेंगे वो अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप इससे संबंधित सभी एक्सरसाइज के जो भी आपको प्रश्न दिए गए हों वो आप अपनी किताब से हल करें। कोई समस्या हो किसी की तो इसमें आप जब ये वीडियो आपके पास आए तो आप इसमें कमेंट करें, नीचे आप कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर आपको उसी के साथ में दूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ, स्टे एट होम।